हमारा आज का चैप्टर है रिस्पायरेशन। अब हम परसेंटेज ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इंस्पायर्ड एयर डी एक टेबल दिया गया है हमें गैसेस का। इसमें हमें एक्स जो गैस है वो नहीं, मतलब व्हाट इज़ दिस गैस, आपको बताना है कि एक्स गैस कौन सी है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन वो वाहिद गैस होती है कि जिसमें आप जितना इनहेल करते हैं उतना ही बाहर एक्सहेल भी करते हैं। तो जब आप ये रेशो सेम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि आइडेंटिफाई द गैस एक्स इज़ नाइट्रोजन, बिकॉज जितना आपने इनहेल किया उतना ही आप एक्सहेल करते हैं नाइट्रोजन के केस में। अब द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग ईच ब्रीथ एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, यहाँ बताया हुआ है कि रेस्ट में आप जब आप सांस लेते हैं या ब्रीथ लेते हैं तो कौन सी रेंज आती है, और जब आप एक्सरसाइज करने के बाद सांस लेते हैं तो तब क्या रेंजेस है। अब हमने क्या देखना है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन ईच ब्रीथ, कहते हैं हर ब्रीथ करते वक्त आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर लेते हैं। तो आप ये देखें कि आप यहाँ पर आएँ 3 से 4 में कितने यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं आपके पास। हर जो यूनिट है आपके पास वो 0.1 ब्लॉक जो है आपके पास यहाँ पर 0.2 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखें एक ब्रीथ यहाँ से यहाँ तक पूरी हो रही है ना, तो ये यहाँ से 0.2 हर ब्लॉक जो है, ये हर ब्लॉक 0.2, ये फिर 0.24 और ये देखें 0.5 ब्लॉक 0.2 के इक्वल है हमारे पास। तो 0.2 0.2 एंड 0.1 ये हाफ को कवर कर रहा है, इक्वल्स टू 0.5। तो आंसर इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इस आंसर को लिख लिया, मतलब हर जो आप ब्रीथ ले रहे हैं उसमें 0.5 ईयर्स का एक्सचेंज करते हैं। हाउ मैनी ब्रीथ्स आर टेकन इन 1 मिनट एट रेस्ट। 1 मिनट एट रेस्ट में क्या हालत होगी आपके पास, आप इस ग्राफ को देखें तो इसमें सेकंड्स दिए हुए हैं 0 से 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स का मतलब कि ये हुआ कि अगर मैं इसको डबल करूं तो वो 60 सेकंड्स होंगे, और 60 सेकंड्स 1 मिनट के इक्वल है। 30 को डबल करूं तो वो 60 के इक्वल होगा, ठीक है। अब 30 सेकंड्स में कितने टाइम वो उसने कितनी दफ़ा ब्रीथ ली वो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 30 में वो 8 टाइम्स जो है ब्रीथ ले रहा है तो 60 में ऑटोमेटिकली हम उसको 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 60 डबल हुआ ना। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया कि उसने 30 सेकंड्स में जो ब्रीथ का जो उसके ग्राफ था वो 8 था। तो जब 30 सेकंड्स में 8 था तो 1 मिनट जो है वो 60 के इक्वल होता है। तो 8 × 2 कर देंगे तो आपके पास 16 आंसर आ जाएगा आराम से। हाउ मैनी ब्रीथ्स आर टेकन इन 1 मिनट इन 30 सेकंड्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रीथ्स, and in 60 8 multiplied by 2. This is the answer of second question. Third question है calculate the volume of air exchange in 1 minute at rest. 1 minute at rest पर आपने देखनी है। तो आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि 0.5 डेसीमीटर क्यूब है ईच ब्रीथ जब आप लेते हैं तो एयर जो इनहेल करते हैं 0.5 डेसीमीटर क्यूब आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। ईच ब्रीथ में 0.5 है। तो अगर 1 मिनट है तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि 1 मिनट में 16 टाइम्स आप ब्रीथ लेते हैं। 1 मिनट में 16 टाइम्स लेते हैं तो 16 तो मतलब टाइम्स हो गया, कितनी दफ़ा ले रहे हो, और कितनी एक्सचेंज कितनी कर रहे हो, 0.5 डेसीमीटर क्यूब कर रहे हो। तो 0.5 × 16 करोगे तो आपके पास आंसर 8 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेबल, यानी कि हमने टेबल की तरफ अब जाना है और देखना है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का क्या लेवल है। तो आप देखें एटमॉस्फेरिक में 21 है और एक्सपायर्ड में 16 है। तो आपने 16 से 21 को माइनस किया तो आपके पास 5 आंसर आएगा। आपने बताना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 मिनट एट रेस्ट में कितनी होती है। तो सबसे पहले आपने मतलब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन 1 मिनट एट रेस्ट। तो 1 मिनट ले लिया तो 1 मिनट के लिए आंसर आपने अभी ऊपर निकाला है, आपके पास 1 मिनट में 8 डेसीमीटर क्यूब ईयर एक्सचेंज हो रही है। और ईयर तो पूरी की बात कर ली ना आपने, इनटू आपने क्या करना है, ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन आपने अभी देखा 5% ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंस है। 16 और 21 में 5% का डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपने लिख लिया। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे इसको 100 पर, इस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 5% है। तो 8 × 5 / 100 = 0.4 डेसीमीटर क्यूब।
आपने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 मिनट में जो रेस्ट में एब्जॉर्ब होती है वो नोट आउट कर ली। 1 मिनट में जो टोटल ईयर है वो 8 है। ऑक्सीजन को माइनस कर लें, 16 माइनस 21, 5 आंसर आएगा, डिवाइड बाई 100 0.4 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या होता है जब आप क्या करेंगे, टू बोथ द रेट एट डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। जाहिर बात है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होगा, देखें इंक्रीज हो रही है रेट, स्पीड और जो डेप्थ है, यानी कितना तेज़ तेज़ सांस लेने लगते हैं ना जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका मतलब है स्पीड भी तेज़ होती है सांस लेने की और ब्रीथिंग रेट भी हाई होता है, तो ये दे बोथ इंक्रीज। अगला क्वेश्चन है, सजेस्ट वाई द चेंजेस इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कहते हैं क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जब ब्रीथ करते हैं तो सांस ज़्यादा तेज़ होने लगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें। मोर ऑक्सीजन का मतलब है ज़्यादा रिस्पायरेशन होना और मोर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव्ड हो जाए एंड देयर इज़ मोर मसल कॉन्ट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट बॉडी विल बी रिच विद ऑक्सीजन। बट सजेस्ट वाई द पर्सन हार्ट रेट आल्सो चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कहते हैं बताएं हार्ट रेट क्यों चेंज होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स इंक्रीज हो रही है, इसलिए हार्ट रेट चेंज होता है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, सेल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ हो रही है जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। 1 मिनट, अभी हम जो है सेकंड क्वेश्चन पढ़े हैं कि हमारे पास अब ये एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें क्या हो रही हैं, एक मैगोट्स हैं वो रिस्पायरेशन कर रहे हैं। अब मैगोट्स जब रिस्पायरेशन करते हैं तो क्या कंडीशन होगी, जाहिर बात है आपने अपरेटस को इस तरह सेट करना है कि क्लिप ओपन हो एक साइड से, और पहले सेटल विद द क्लिप ओपन, लेकिन देन क्लोज्ड, पहले ओपन रखा था फिर बंद कर दिया क्लिप को, और आप देखेंगे ड्रॉप ऑफ अ कलर्ड लिक्विड, देखिए यहाँ पर इसके साथ कैपिलरी ट्यूब अटैच है, आप इसमें लिक्विड रन कर रहा है। आपने देखना है कि इस लिक्विड की क्या कंडीशन होगी जब आपने मैगोट्स इस अपरेटस में सेट किए हैं, जिसमें ग्लास ट्यूब है, क्लिप्स हैं, रबर ट्यूबिंग है, सोडा लाइम है, इसमें क्या कंडीशन होगी कलर्ड लिक्विड की, वो ड्रॉप होगा कि इंक्रीज़ होगा, हमने ये इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपने बताना है वाई द ड्रॉप ऑफ कलर्ड लिक्विड मूव टूवर्ड्स द टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब की तरफ क्यों जा रहा है, रीज़न देखें, ये यहाँ से ये जो कलर्ड लिक्विड है ये इधर आएगा, इस तरफ आएगा कलर्ड लिक्विड का जो ड्रॉप, तो ये क्यों मूव कर रहा है यहाँ से, यहाँ रीज़न बताना है। क्योंकि टूवर्ड्स द टेस्ट ट्यूब इसलिए मूव कर रहा है, ऑक्सीजन जो है जो अंदर है मौजूद है वो तो बंद है ना, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको बंद किया हुआ है, तो ऑक्सीजन जो है मैगोट जो है वो अंदर ले चुके हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं सोडा लाइम में, वो सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन उन्होंने ले ली और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ही रिलीज़ कर दी, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ एयर जो टेस्ट ट्यूब में है वो कम हो गया है। क्यों एयर कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल कर ली गई है, और जो प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है, जो गैस लेवल है वो कंज्यूम हुआ है, तो इट इज़ क्या होगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर रही है जो वो रिलीज़ कर रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें यूटिलाइज़ हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा लाइम में एब्जॉर्ब हो गई, ऑक्सीजन मैगोट्स ने इस्तेमाल कर ली, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो भी कम हो गया और डिक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर, बिकॉज एयर लेवल जो है वो एयर प्रेशर बना रही है वो नहीं है, एयर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द टेस्ट ट्यूब। सजेस्ट अ सूटेबल कंट्रोल फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन, जाहिर बात है कि क्या करूं कि भाई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी क्या चीज़ें जो कंट्रोल लूँ तो चेंज आएगा, जाहिर बात है डू नॉट यूज़ सोडा लाइम, अगर आप सोडा लाइम ना लें तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में आप कंट्रोल किस चीज़ को ले सकते हैं, सोडा लाइम को ले सकते हैं आराम से। अब यहाँ एक सिंपल वही मैगोट्स का है, टेम्परेचर उनका डिस्टेंस मूव फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ कलर लिक्विड मेजर किया गया है ईच टेम्परेचर पर, ये आपको बनाया दिया गया होगा, मतलब 10 से 40 तक और 0 से 120 तक आपका बना हुआ है। आपने रिजल्ट बताना है इसको देखकर कि क्या रिजल्ट है, कितना डिस्टेंस उन्होंने मूव किया है जो कलर लिक्विड ने और कितने टेम्परेचर पर मूव किया है। तो आप देखें, डिस्क्राइब द रिजल्ट शोन ऑन द ग्राफ, कहते हैं इसको देख कर रिजल्ट शो करो। आप देखें बता रहे हैं जितना जितना टाइम गुजर रहा है, जितना टाइम गुजर रहा है डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस पर। आप देखिए 35 डिग्री सेल्सियस पर जाकर डिस्टेंस इम्प्रूव हो रहा है।
डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है ये देखिए 35 डिग्री सेल्सियस तक इम्प्रूव्ड है। 35 के बाद जो है वो नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो रहा है और कहाँ पर आ रहा है ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 105 मिलीमीटर पर यह आ जाता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इसके लिए वो 35 डिग्री सेल्सियस है, जिस पर कि ये बेस्ट जो है डिस्टेंस मूव कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन उसके बाद ड्रॉप डाउन होने लगता है। तो डिस्टेंस इंक्रीज विद द टाइम टिल 35। आफ्टर 35 डिस्टेंस विल बी फॉल टू 105 मिलीमीटर एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर is 35 degrees Celsius. Understood? This is the answer of this question. Now the difference between the result at 20 and 30 degree. 20 और 30 डिग्री में क्या डिफरेंस है आपके पास टेम्परेचर का? तो ये 20 ले लें और देखिए ये 30 ले लें। इसमें ग्राफ को देखें कि आपको क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो 30 में मज़ीद फास्टर हो गई है, एंजाइम एक्टिविटी हाई हो गई है क्योंकि इसका ग्राफ रेट हाई गया है। यहाँ पर लो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी, लेकिन जब 30 पर आओ तो ये हाई हो गई है एंजाइम एक्टिविटी, ये इसको शो करेगा। द रेट ऑफ रिस्पायरेशन इज फास्टर एज द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन कैरी आउट एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। आपने कंपेयर करना है रिस्पायरेशन को, तो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस